अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 14 जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। एपिसोड पढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्यारे रीडर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर तबरेज़ खान, हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी क्योंकि इनका कहना है कि आपने इनकी बेटी को अपनी हवस पे जा में रखा हुआ है। अपने हाथ में स्टिक पकड़े इंस्पेक्टर ने बड़े मुअद्दब अंदाज में इनसे पूछा। मीर हाकिम ने अगले दिन होते ही इंस्पेक्टर साहब की मतलूबा रकम सेविंग और कुछ घर की अशिया बेचकर किसी न किसी तरीके से पूरी करके इनके हवाले कर दी और इंस्पेक्टर पर इस दरिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पर जोर दिया, जिस पर इंस्पेक्टर खुर्शीद मिर्ज़ा काफ़ी हिले हिजों के बाद तबरेज़ खान के खिलाफ आई एफआईआर दर्ज की और इनके साथ तबरेज़ खान के अड्डे पर चलने के लिए मान गया। इंस्पेक्टर खुर्शीद मिर्ज़ा, आप चाहें तो मेरे इस गरीब खाने की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा इनकी बेटी से कोई लेना देना नहीं। मैंने आज तक इनकी बेटी को देखा तक नहीं, तो इनकी बेटी को हरासा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वह अपनी मूँछों को ताव देते करखत लहजे में बोला। लेकिन खान साहब, आप इनके दिल की तसल्ली के लिए एक बार हमें अपने घर की तलाशी लेने दें। इंस्पेक्टर साहब ने इनके जवाब को नज़रअंदाज करते पास खड़े मीर हाकिम और अहमद को देखते एक बार फिर से सरार किया। इंस्पेक्टर साहब, आप बेशक तलाशी ले लें, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि मेरे घर से आपको ढूंढने से भी कुछ नहीं मिलेगा। वो इंस्पेक्टर को हाथ के इशारे से घर के दाखिली हिस्से की तरफ इशारा करते बोला, जिस पर इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को साथ लेते घर की तलाशी लेने चला गया। चंद पल घर की तलाशी के बाद वो वापस उसी लाउंज में आए जहाँ पर तबरेज़ खान सोफे पर टांग चढ़ाए मगरूरियत भरे अंदाज में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। तो फिर इंस्पेक्टर साहब, कुछ मिला आपको? उसने अपने हाथ में पकड़े अखबार को साइड टेबल पर रखते हुए इन्हें तीखे तेवरों से देखते पूछा। इन्हें शायद आपको लेकर गलत गुमा हुआ होगा, इसीलिए। और इसे कहकर वो मीर हाकिम की तरफ बढ़े। देखिए हाकिम साहब, अब आपके सामने ही हमने इस घर के चपे चपे की तलाशी ले ली, लेकिन आपकी बेटी हमें कहीं नहीं मिली। माँ ने आपकी बेटी अपने किसी यार दोस्त के साथ भाग गई होगी। मेरी मानिए तो आप घर जाइए और खुद को बावर करवाएं कि आपकी बेटी घर से भाग चुकी है। वो अपनी पुलिस हेड को दुरुस्त करते हुए जहरखुंद लहजे में कहते वहाँ से निकलता चला गया, जबकि मीर साहब तो शिद्दत गम के मारे वहीं पे ढह गए। मेरी बच्ची को अब मेरे हवाले कर दें, और इसे कितना नोचना है तुमने? एक बाप हाथ जोड़कर तुम जैसे सफाक जालिम शख्स से इल्तजा करता है कि उसकी बेटी को छोड़ दो, बदले में जो चाहे हमसे ले लो। वो उनके पास आकर उनके घुटने के बल गिड़गिड़ाते हुए बोला। सफ़ेद बालों वाली दाढ़ी में उनकी बेबसी के आंसू टूट कर जज़ब हो रहे थे, जबकि पास खड़ा अहमद बेजारियत से ये सब तमाशा होते अपनी आंख से देख रहा था। इसे अब सोने की कोई परवाह नहीं रही थी। बकौल इसके, जो लड़की जाने कितने हफ्तों से घर से गायब हो, वो लड़की अब क्या पहले जैसी पाक साफ हालत में होगी कि उसे अपने घर की जीनत बनाया जा सके? क्लर्क साहब, आप हमारे सामने ऐसे हाथ बांधे, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, एक शर्त में मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ सकता हूँ, बशर्तिया कि तुम। इसने एक नज़र उसके हाथों को जहरकुंद लहजे में देखा और फिर सिगरेट को लाइटर से जलाकर अपने लबों से लगाकर उसका नाक से धुआं छोड़ते हुए उसके सामने अपनी शर्त को रखते बात को अधूरा छोड़ते बोला। मैं मुझे तुम्हारी हर शर्त, वो भी बोलते कि वह दरिंदा बोला। आप हमें आप कहकर पुकारें क्लर्क साहब। वो एक बार फिर सिगरेट का धुआं छोड़ते तकब्बुर से अपना हुक्म सुनाते उसकी बात काटकर फनकारा। शर्त यह है कि अपनी ज़िंदगी की तमाम तर्जमा पूंजी मेरे कदमों में रख जाओ और छुड़वा कर ले जाओ अपनी बेटी को। वो हाथ जली हुई सिगरेट को सामने टेबल पर पड़े ऐश ट्रे में मसलते हुए बोले। वह मुझे मंजूर है, बस मेरी बेटी को हमारे हवाले कर दें। इस दरिंदा सिर्फ इंसान की बात से इनके दर्द भरे निढहाल हो रहे जिस्म में सुकून की लहर दौड़ गई। क्या हुआ जो वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी को अपनी बेटी के सर वार कर अपनी बेटी को अपने सामने पा लेते हैं, तो ये घाटे का सौदा तो नहीं? एक बार फिर उन्होंने पल में फैसला करते इस दरिंदा सिफ्त की आंखों में देखते जवाब दिया।
चलो फिर क्लर्क, अब यहाँ से निकलते बनो। जब कल सब ले आओगे तो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना। वो एक झटके से सोफे की नशिस्त को छोड़कर उठकर बोला और एक तंजिया नजर इन पर डालकर लाउंज में एक साइड पर बनी सीढ़ियों की जानी बढ़ गया, जबकि वो बेबसी से इसकी पुश्त को तकते रह गए। ताया, अबू उठे, अब हमें भी चलना चाहिए। अहमद, जो बाजू लपेटे थे साइड पर खड़ा था, उसके जाते ही अपने ताया के कंधे पर दबाव देते इन्हें चलने का कह रहा था, जिस पर उन्होंने अपने सर पर रखी हुई पगड़ी से लटक रहे पल्लू से अपने आंसुओं से तर चेहरे को साफ किया और फिर मरमरी कदम उठाते वहां से नामुराद होकर उठकर चले गए। खान साहब, हमारा इनाम। वो इनके जाते ही पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए बोला। हाँ हाँ, ये लो। अपने जेब से एक पैसों की गड्डी को निकालते वो हंसते हुए उसके सामने फेंकते हुए बोला। खान साहब, वैसे मानना पड़ेगा, लड़की बला की हसीन थी। जब आपका दिल भर जाए तो हमें भी उसके नज़ारे। वो पैसों को पकड़ने की बजाय राल टपकाते बोल रहा था, क्योंकि उसने जनीशा को अपनी तफ्तीश के दौरान देख लिया था, लेकिन तबरेज खान के खौफ के जरिए असर तब वो उसे देखकर भी अनदेखा कर गया था। लगता है तुम्हें अपनी जान नहीं प्यारी, तभी ऐसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो। वो मैनिकेस लहजे में उस लालची इंस्पेक्टर पर बहुत कुछ बावर करवाते बोला, जिस पर वो इंस्पेक्टर गड़बड़ा गया। न नहीं खान साहब, मैं तो बस। उसने गिड़गिड़ाते हुए बात को अधूरा छोड़ा। उससे पहले सोचना भी मत इस बला के बारे में, जब तक मेरा दिल उससे पूरी तरह से भर ना जाए और मैं उसे कोठे की जीनत ना बना दूं, तब तक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और अब निकलो यहाँ से। मेरा कीमती वक्त तुम यहाँ खड़े होकर बर्बाद कर रहे हो। उसने उसे खरी खरी सुनाते हुए तुर्शी से जाने का बोला, जिस पर खिसियाते हुए वह वहाँ से चला गया, जबकि वो उसके जाने के बाद इस मजलूम पर जुल्म करने उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। वह घर आए तो जुबिया बेगम इनको सेहत के दरख्त के साय में बैठी हुई मिली। रूबी, अपने बाबा के लिए पानी लेकर आओ। उनको देखते ही वह बेताबी से इनकी तरफ बढ़ी और साथ में रूबी को पानी लाने का कहना ना भूली। जोनी के बाबा, क्या बना मेरी बच्ची की कोई खैर खबर? पर बगैर इनके बैठने का, इनके आराम करने की परवाह किए वे करारी से उनके पास आकर बेताबी से पूछने लगी, जिस पर वह एक खामोश नजर डालकर लाउंज में पड़े सोफों में से एक सोफे पर बैठते हुए ढह से गई। सुबिया बेगम के सवालों के जवाबात देने की इनमें हिम्मत ना थी। इन्हें किस मुंह से बताते कि वो नकामा और नामुराद लौट कर आए हैं। हमें ये सब आज के आज बेचना होगा। घर के कागजात ले आओ, और जो लॉन में दो बकरे खड़े हैं इनको किसी से कहकर बिकवा देते हैं। वो जब बोले तो बदले में इतना कहकर चुप हो गए। सोनी के बाबा, पर ये सब क्यों बेचना? घर के कागजात और बकरों को क्यों बेचना? ये बकरे इस घर मेरी सोने के नाम से खड़े हुए हैं। मैं इन बकरों को नहीं बेचूंगी। बेशक आप घर के कागजात मुझसे अभी ले लें। वो उनके सोफे साइड किनारे पर पड़े उनके खुदरे हाथ पर अपना नाजुक नर्म हाथ रखते बोली, करना पड़ेगा जुबिया बेगम, वरना वो काफिर हमारी बेटी को अपनी कैद से कभी रिहा नहीं करेगा, और मेरी बेटी इस काफिर की कैद में घुट घुट कर यूं ही मर जाएगी। वो अपनी आंखों को बंद करते हुए बेबसी से बोले, ताया जान, आप इस शख्स की फजूल की डिमांड्स पूरी कर रहे हैं। उसने हमारी जोनी को छोड़ना होता तो वह बहुत पहले का ही छोड़ चुका होता। ये सब उस घटिया इंसान के महज हीले बहाने हैं। ये घर बार बेचकर उसके हवाले करना कहाँ की अक्लमंदी है? वो अपने तेई इनके लिए फैसले से इख्तलाफ करते बोला, और दयाबू सोचें ज़रा, अगर घर-बार ना होगा तो उसके बाद आप कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? आप अब महज एक सिराब के पीछे भाग रहे हैं, उल्टा इतना कुछ गंवा कर भी बदले में आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ जो हो चुका उसे भूल जाएं, और जो बाकी रह गया उसकी फिक्र करें। वो अपनी बात को मज़ीद जारी रखते हुए बोला, उनकी तवज्जो उनके बाकी बच्चों रूबिया और हमजा की तरफ दिलाते बोला कि अब उसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, जबकि उसकी फजूलियात को सुनते उनके माथे पर बना लकीरों का जाल पल में बिगड़ा था। तुम छोड़ सकते हो अहमद मियाँ, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी बीवी है, जबकि मेरी तो वो औलाद है। मेरा नाजो पला बड़ा एक नाजुक सा फूल है। जिस तरह एक माली अपने फूल की हिफाजत और उसकी अफजाइश के लिए दिन रात जान तोड़ मेहनत करता है, उसकी हिफाजत में हम वक्त खुद को तैयार रखता है, इसी तरह ये माली भी अपने फूल की हिफाजत अपनी आखिरी सांस तक करेगा। उसे कांटों से बचाने के लिए अपने जिस्म की बूंद बूंद उस पर निछावर कर देगा, लेकिन उसे अपने जीते जी इन कांटों के हवाले कभी नहीं करेगा। और ना ही मैं कभी अपने फूल को इन जहरीले जानलेवा कीड़े मकोड़ों की नज़र करके पुरसकून रह सकता हूँ। अगर तुम में मेरी बेटी का मेहरबान साया बनने की सकत अब नहीं रही तो तुम्हें
مہربانی فرما کر ایسی فضولیات بھی میرے سامنے بکنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اس کی فضولیات پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے تنبیہ کیا۔ تم میرے ساتھ بہاولپور کا سفر طے کر کے آئے، میرے ساتھ ہیرا منڈی تک گئے، وہاں بھی جو کچھ ہوا میرے ساتھ ساتھ رہے، لیکن معاف کرنا، اب ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں رہی۔ زوبیہ بیگم، کھانا کھلانے کے بعد ہمارے دماغ کو اچھے سے رخصت کر دیجیے گا۔ وہ ایک رخت نظر اس پر ڈال کر کہتے وہاں سے اٹھ کر آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ اپنی جگہ کھسکیا کر رہ گیا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے زندگی بھر گزارا کرے گا جو ان 3 ہفتوں میں جانے کتنوں کی استعمال میں رہ چکی ہوگی، خود کو مطمئن کرتے اس نے زوبیہ میر حاکم کی طرف دیکھا۔ بیٹا، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں آپ کے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ اس کے اپنی طرف دیکھنے پر وہ اسے اپنے ازلی نرم شگفتہ لہجے میں بولی، نہیں تائی امی، اس تکلف کی ضرورت نہیں، میں چلتا ہوں اب۔ وہ اتنا کہتے اپنی جگہ سے اٹھا۔ لیکن احمد بیٹا، آپ کم سے کم کھانا تو کھا کر جائیں۔ زوبیہ اس کے یوں خالی پیٹ جانے پر متفکر سی ہوئی۔ پھر کبھی صحیح، میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ اس کے بعد وہ خود پر بے حسی کی چادر اوڑھے وہاں سے میر ہاؤس سے نکلتا چلا گیا، کبھی نہ آنے کے لیے۔ جبکہ زوبیہ بیگم نم آنکھوں سے اس کی پشت کو تکتی رہ گئی۔ ان کے ساتھ اس کا یہ سرد لہجہ ان پر بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے جن میں انہوں نے گنے چنے بہاؤ میں گھر کو نیلام کیا اور اسی محلے میں ایک جاننے والے کے گھر میں کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ میرا حاکم صاحب رات سے سخت بخار میں مبتلا تھے اور ساتھ میں وہ اپنے دل میں دبا دبا سا درد بھی محسوس کرنے لگے تھے۔ بابا، کہاں رہ گئے آپ نے ابھی تک کیوں نہیں آ کر بچایا اپنے پھول کو؟ وہ خواب نیند کے سفر میں رواں دواں تھے جب اچانک سے وہ خواب کی ہی کیفیت میں مضطرب سے ہوئے۔ زونی میں میری بچی، اپنی بچی کی درد بھری چیخوں پکار پر ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھے، جبکہ کمرے میں آتی زوبیہ میر پریشانی سے ان کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا روبی کے بابا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ ان کے پاس بیڈ پر جگہ بنا کر بیٹھتی ہوئی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ زوبیہ، کیا وقت ہوا ہے؟ انہوں نے بیڈ سے اٹھ کر اپنے پاؤں نیچے کر کے فرش پر پڑے سلیپرز کو پہنتے ہوئے پوچھا۔ جی، دن کے 12 بج رہے ہیں، ان کے پوچھنے پر انہوں نے پیچھے مڑ کر وال میں نصب کیے گئے وال کلاک پر وقت دیکھتے بتایا۔ میرا بیگ تیار کریں، جس پر وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ زوبیہ بیگم خاموشی سے اٹھی اور کبڑ سے نکال کر ایک مخصوص بیگ ان کے پاس رکھ دیا، جبکہ وہ ایک نظر بیڈ پر پڑے بیگ پر ڈال کر فریش ہونے واش روم چلے گئے۔ میری بیٹی بہت تکلیف میں ہے زوبیہ، میرے پیچھے ہماری بیٹی کے لیے دعا کرنا، ایک باپ کے لیے دعا کرنا جو کم سے کم اس بار نامراد لوٹ کر واپس نہ آئے، دعا کرنا جب لوٹ کر آئے تو اس کے پہلو میں اس مالی کا پھول ہو جس کی مہک کو پاتے یا نامراد مالی پھر سے جی اٹھے۔ بیگ پر مضبوطی سے اپنے ایک ہاتھ کی گرفت جماتے پختہ لہجے میں یاسی تو امید سے ان کی طرف دیکھتے کہا اور پھر ان پر اپنی ایک الوداعیہ نظر ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ تقریباً 4:30 بجے کا وقت تھا جب وہ اس علاقے کے پوش ایریا میں بنے اسی بنگلے کے سامنے کھڑے تھے جہاں پر ان کی بیٹی ذلت و رسوائی سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ خان صاحب، اس بیگ میں میری زندگی بھر کی کمائی ہے، اسے رکھ لے، بس میری بچی کو میرے حوالے کر دے۔ انہیں لاؤنج میں ایک ملازم چھوڑ گیا تھا اور پھر تھوڑی دیر میں تبریز خان کو ان کا ایک ملازم لے کر آیا۔ اس کے آنے پر وہ اپنے ہاتھ میں تھامے بیگ کو پاس پڑے میز پر رکھتے بولے، پر مجھے اب یہ رقم نہیں چاہیے، مجھے تم سے اس سے بھی بڑھ کر کچھ اور چاہیے۔ اس نے بیگ کی زپ کو کھول کر ایک نظر پیسوں کا جائزہ لیا اور صفاقت سے کہتے پھر ان کے آگے ایک اور نیا مطالبہ کر دیا۔ کیا چاہیے اب آپ کو؟ زندگی بھر کی جمع پونجی تو لٹا دی ہے آپ پر، اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ اب تو اس ناتواہ وجود میں خون کا لوتھڑا ہی باقی رہ گیا ہے، چاہتے ہیں تو وہ بھی بہا لیں، لیکن میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیں۔ وہ اس وقت خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کرتے ہوئے بے بس ہو کر بولے، جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری کوئی چھوٹی بیٹی بھی ہے، بس اسے میرے حوالے کر دو اور اپنی اس بیٹی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ ذلیل انسان انسانیت کے درجے سے کہیں گنا گر کر ایک باپ کی بے بسی کا مذاق اڑاتے کہکا لگا کر بولا، ذلیل کمینے انسان، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کے خلاف گھٹیا بکواس کرنے کی؟ آج ان کی بے بسی کی انتہا ہوئی تھی، اگر اب وہ اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تو آج ایک باپ کی ہار ہو جانی تھی جو ایک درندہ صفت انسان سے ہار گیا۔
हाँ बोल, अब क्या बकवास की तुमने मेरी बेटियों के खिलाफ? तुझे तो मैं। वो सारे लिहाज को बलाए ताक रखते चील की मानित इस पर झपटे थे और उसे पल में अधमुआ कर दिया। लेकिन कहते हैं अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, यही हाल तबरेज खान का था। उसे पीटता देखकर उसकी एक धाड़ पर उसके आदमियों ने मार मार कर मीरा हाकिम का अपने मालिक से भी बुरा हाल कर दिया और उनके अधमरे वजूद को उठाकर अपने मालिक के इशारे करने पर इन्हें गेट से बाहर फेंक दिया। वो जाते हैं कितने पल यूं ही होशो हवास से बेगाना खुदरी जमीन पर पड़े रहते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता इनकी आंखों की बंद पतलियों ने हरकत की एक पल के लिए, तो वह चकरा से गए कि वो इस वक्त कहाँ हैं। लेकिन हवास बेदार होने पर अपनी बेबसी पर रो दिए और खुद के जख्मी वजूद को घसीटते हुए वहां साइड पर बने फुटपाथ पर लेकर आए और आसमान की तरफ मदद तलब निगाहों से देखा। इससे पहले वह अपने खुदा से कुछ मदद तलब करते या फिर कोई शिकवे शिकायतें करते, जब इन्हें एक जानी पहचानी आवाज़ के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। रुख फेर कर उस तरफ देखा तो इनके लगते जिगर को वह सफाक इंसान बालों से पकड़कर गेट की तरफ घसीटते हुए ला रहा था। ज़ोनी जनेशा में मेरा बच्चा। शक्ल पहचानते ही वो अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करते हुए साथ दीवार का सहारा लेकर उठे और अपनी ताकत लगाते हुए भागकर गेट तक आए और उस आदमी को धक्का देकर अपनी बेटी को अपने हसार में लेकर अपने बाप के पुरशफकत मेहरबान साय में छुपा लिया। जोनी में मेरी बच्ची, उसके माथे पर प्यार भरी महर शब्द करते हुए वो उसके चेहरे के एक एक नक्श को प्यासी नज़रों से देख रहे थे। उसके चेहरे पर कई अनगिनत निशानात थे, साइड से फटा हुआ होंठ, गालों पर थपड़ों के निशानात, बाल खुले बिखरे हुए, जबकि नीली वीरान दर्द भरी आंखें रत जगह की दास्तान सुनाते हुए इन्हें गम की अथाह गहराइयों में धकेल गई थी। बाबा मुझसे मुझे बचा ले बाबा, मेरे बाबा को छोड़ दे। अभी वो कुछ कहते कि किसी ने पीछे से मीर हाकिम के सर पर डंडा मारा था, जिससे उनके हाथों की गिरफ्त जूनी पर ढीली पड़ी थी। लेकिन अपने हसार से निकलने की इजाज़त उन्होंने इसे फिर भी नहीं दी थी, बल्कि कोशिश करके और भी इसे खुद में भेज लिया था। मार दो इस बुड्ढे को, ये बूढ़ा आज कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखा रहा है। वह दाखिली दरवाजे से उनके पास आते हुए अपने आदमियों को हुक्म देते बोला, जिसके हुक्म पर उसके आदमियों ने उसकी पीठ पर डंडे मारना शुरू कर दिए। बाबा मुझे छोड़ दे बाबा, ये लोग आपको मार डालेंगे। बाबा आप घर जाएं। अपने बाबा को इन दरिंदों के हाथों मार खाते देखकर उसने तड़प कर मचलते हुए उनके हसार से निकलना चाहा। नहीं जूनी, मैं मर जाऊंगा लेकिन अब अपने फूल को खुद से दूर नहीं करूंगा। उसके बाजुओं पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते बोले। जब दफातन इन्हें अपने कंधे पर किसी नुकीली चीज की चुभन का एहसास हुआ, उनके हाथों की गिरफ्त ना चाहते हुए भी अपनी बेटी पर ढीली हुई। मेरे बाबा को छोड़ दें। मैं कहीं नहीं जा रही मेरे बाबा, टुकड़ों में उनका नाम लेते हुए उसने आगे बढ़कर जमीन बोस हुए अपने बाप के दर्द से निढाल हो रहे बेजान वजूद को थामना चाहा, जब उसके किसी ने उसे बालों से एक झटके से खींचते हुए अपनी ओर खींचा। मेरे बाबा, बाबा को छोड़ दें, मेरे बाबा को जाने दें। उसकी सख्त बेरहम गिरफ्त में फड़फड़ाते हुए वो इस सफाक शख्स की मिन्नतें तरले करने लगी, जिस पर इस शख्स ने शायद इस पर रहम खाते हुए उसके बालों पर अपनी गिरफ्त को दफातन एक पल के लिए नरम कर दिया। बाबा, मेरे प्यारे बाबा। अपनी आंखें खोले, जिस पर वो अपने बाप के पास बैठते उनके गाल को थपथपाकर इन्हें हिचकियों के दरमियान उठाने की कोशिशें करने लगी। हाँ हाँ, जबकि तबरेज खान इस दौरान घुटनों के बल बैठा था और दोनों बाप बेटी की बेबसी को देखती उसने कहका लगाया, जानती हो निगाहें, मैंने तुम्हारे बाप को कौन सा इंजेक्शन लगाया? वही जो तुम्हारे करीब आने पर मैं तुम्हें दिन रात लगाता हूँ। वो उसके बालों को पीछे करते बोला, जिस पर वो उसने बेयकीनी से देखती हुई फिर अपने बाप की खुली फटी हुई आंखों की तरफ देखकर सिसक उठी। उठो, तुम्हारे हुस्न से अब मेरा जी भर चुका है, चलो। भागते चोर की लंगोटी के मस्ताक, मैं शबीहा बानों से तुम्हारा सौदा तय करके क्यों ना मैं तुम्हारे जाते जाते कुछ दाम ही कमा लूं। वो उसके छोटे के बालों को पकड़ते उसे उठाते हुए उसके मुंह पर फनकारा, उसके बाप की लाश को गेट के बाहर झाड़ियों में फेंक दो। उसने अपने आदमियों के इशारा करके मीर हाकिम के बेजान हो रहे वजूद को गेट के पार झाड़ियों में फिकवा दिया। मेरे बाबा, जबकि वो इस दौरान मुसलसल वजाहमत करती हुई इसने इसकी सख्त पकड़ से आज़ाद होना चाहा, लेकिन उसकी कमज़ोर सी मज़ाहमत इस हकल जैसे सफाक इंसान के आगे कमज़ोर थी, जिस पर वो इसे अपनी ब्लैक फॉर्चूनर में घसीटते अपनी गाड़ी की बैक साइड पर धकेला और फिर अपने हाथ में पकड़े इंजेक्शन की सिरिंज को उसके बाजू पर बेरहमी से चबो दिया, जिसके चलते इसकी वो कमज़ोर सी मज़ाहमत भी अपने आप दम तोड़ गई और फिर अपने बेबस बाप की तरह
वो उसे पथराई हुई नज़रों से देखती रह गई। गाड़ी का दरवाज़ा ठाकी आवाज़ से बंद करते हुए उसके इशारा करने पर उसके आदमी ने उसकी गाड़ी को इस इलाके के मशहूर रेड लाइट एरिया शहबिया बानो के कोठे की तरफ जाते रास्ते पर डाल दिया। दिन रात यूं ही अपनी पूरी आबोताब से गुजर रहे थे। ये दिन रात किसी की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए थे तो किसी की जिंदगियों को रात की तारीकी की तरह गुजरते शब और रोज़ के साथ मजीद तारीक वरान और धुंधला करते जा रहे थे। शबीहा बानो ने इस हुस्न की मूरत को देखते ही तबरेज़ खान के मुंह से निकलने वाली वो मांगी कीमत अदा करके इस जालिम सिफाक शख्स से उसका सौदा कर लिया। और यूं इस जालिम सिफाक दरिंदे ने 7 पर्दों में रहने वाले हुस्न को इस कोठे की जीनत बनाकर छोड़ दिया। जबकि इस तवील अरसे के दौरान वो हर किस्म के अहसास से आरी हो गई थी, एक जीती जागती हुस्न की मूरत बन गई थी। कहते हैं अगर किसी चीज़ की इंसान के पास कसरत और ज़्यादती हो जाए तो वो चीज़ या तो इस इंसान को मज़ीद मगरूर बना देती है या फिर दूसरी सूरत में वही चीज़ उसके लिए वबाल जान बन जाती है। इसी तरह जूनी के साथ भी यही हुआ। कसरत हुस्न की ज़्यादती उसके लिए वबाल जान बन गई और इस कसरत हुस्न ने उस मासूम की आंखों से हर वो ख्वाब छीन लिया जिसकी कोई भी आम सी लड़की ख्वाहिश करती। लेकिन शबीहा बानो को भी दाम के बदले दुगने दाम कैसे वसूल करने हैं उसे खूब अच्छे तरीके से आता था। उसने जुनेशा का इलाज करवाया और उसके जख्मों के मुकम्मल होने का 1 माह तक इंतज़ार किया, लेकिन उसके जिस्म पर लगे दाग तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ शायद मुकम्मल हो जाते, लेकिन रूह पर लगने वाले दाग किसी बिगड़े हुए जख्मी नासूर की तरह मरते दम तक बाकी रह जाने वाले थे। जबकि इस दौरान उसे अपने शीश महल में जिस्मों की सौदागरी करने वालों से उसके हुस्न को बचाते हुए बिना बना संवार कर रखा और बिलाकर 4 माह बाद जब उनकी मेहनत रंग लाई तो मुकाबले ने इकराम खानजादा के रूप में पलक झपकते ही उनको चार शाने चत कर दिया था। इतने दर्द और तकलीफ को सहने के बाद इस तरह जनीशा मीर हाकिम इकराम खानजादा की रियासत में जा पहुंची। माजी ख़त्म, शुक्र है ये था जुनैशा जैसी हकीकी किरदार का हकीकी माजी जो इंतहाई दर्दनाक था और उससे भी दर्दनाक मेरे लिए लिखना था। अब मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी पहले की तरह एपिसोड आए और मैंने लॉन्ग एपिसोड दी है तो मुझे नाइस नेक्स्ट वाले कमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग कमेंट्स चाहिए। और मेरे पेज और मेरे चैनल को पर रिव्यू भी दिया करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।